नाजरीन आदाब। रोज़नामा इनकलाब का ये खुसूसी सिलसिला दीवान ख़ास है और मैं अज़हर मिर्ज़ा रुकन इनकलाब आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले कि मैं आज के मेहमान का बाकायदा तारुफ़ करवाऊँ, मैं चाहता हूँ कि दीवान ख़ास पर कुछ रोशनी डाली जाए। हमारे आसपास हर तरफ मसाइल बिखरे पड़े हैं। हम में से बहुत से की ख्वाहिश है कि इन मसाइल को हल किया जाए और हम में से ऐसे कई लोग हैं जो इनके हल के लिए कोशिशें भी करते हैं, लेकिन ये कोशिशें या तो इनफरादी होती हैं या फिर कोई बड़ी शक्ल इख्तियार नहीं कर पाती। खैर, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे दरमियान ऐसे लोग नहीं कि जिनकी कोशिशें फैज़ आम का सबब ना बन रही हों। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों को आवाम तक पहुंचाया जाए ताकि इन कामों के लिए एक नई राह हमवार हो सके। ऐसी ही शख्सियत आज हमारी मेहमान हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं। इनका नाम है सुहेल खंडवानी। जनाब सुहेल खंडवानी एक कामयाब ताजिर और फ़ाल समाजी खिदमतगार भी हैं। आप दर्जनों अंजुमनों और तहज़ीबों से वाबस्ता रहकर अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं। जनाब सुहेल खंडवानी की हयात, उनकी सिफ़ात और उनके खदमात का दायरा काफ़ी वसी है। मैं चाहता हूँ कि इस तारुफ़ को अब यहीं समेटूँ और हम उनसे बातचीत का आगाज़ करें। दीवान ख़ास में जनाब सुहेल खंडवानी साहब का इस्तकबाल है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, शहर मुंबई की दो बड़ी दरगाहों ने कोविड के दौर में गरीबों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। जहाँ तक ये बात मेरे इल्म में है, रियासत के गवर्नर भरत सिंह कोश्यारी और पीएमसी के मेडिकल ऑफिसर जनाब डॉक्टर मोहिते ने भी आपके इन दोनों ही इदारों के खिदमात का एतराफ़ किया है। मेरी दरख्वास्त ये है, क्या आप कोविड के दौर में होने वाले इन कामों के मुतालिक नाज़रीन को बताएं। देखिए, कोविड ऐसी चीज़ थी, जब आई तो काफ़ी पैनिक आ गया था लोगों में और लोग घर से निकलना जल्दी समझ नहीं थे। उनका ऐसा था कि हम बाहर निकलेंगे या हम किसको हमारी बीमारी दे देंगे या बीमारी लेके आ जाएंगे। तो ये फियर एक जो माइंड में था, वो लोगों को एक रुकावट दे रहा था कि हम पे बैक सोसाइटी को करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो सब अपने अपने घर में बैठे हुए थे या एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में थे। तो हमारी एक टीम है माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह की, जिसमें हमारे पास लगभग 300 वॉलंटियर्स हैं। तो उसमें से कुछ कोर कमेटी के मेंबर्स जमा हुए, बोले कि 100 साल के बाद में ऐसी एक वबा आई है जिसमें हम आज सोसाइटी को कुछ नहीं देंगे तो यूँ तो कुछ ना कुछ करते रहते, बट आज का राइट टाइम है जो हमारे को सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए। तो कुछ 4-6 लोग जमा हुए हमारे कोर कमेटी के, डिसाइड किए कि नहीं, हम चलो कुछ राशन से स्टार्ट करते कि राशन बांटे। राशन बांटने के बाद में ऐसा हुआ कि हाजी अली ट्रस्ट और माहिम दरगाह ट्रस्ट के जो मेन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है वो फुल्ली डिसाइड कर दिया कि नहीं, हमारे को ऑल आउट जाना है, खाली राशन भी नहीं करना है, हमारे को मेडिकल का भी करना है। यहाँ तक कि हमारे वॉलंटियर्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि किधर जो घर में लोग बीमार थे उनको गाड़ियों की सर्विसेज देके हॉस्पिटल तक भी पहुँचाना। उसके बाद में एक एक करके वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें मैं इंटरनेशनल ट्रेजरर हूँ, वो लोग हमारे साथ में ज्वाइन हुए। उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, हम ये देने को तैयार है। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हमारे को फ़ोन आया कि खाली हम एक ही एजेंसी को देख रहे हैं, माहिम और हाजी अली को, जो कोविड में आउट ऑफ द वे उनके लोग जो काम कर रहे। और पुलिस से भी हमारे को काफ़ी मदद मिली, क्योंकि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको एक फ्री एक्सेस था 300 लोगों को कि किधर से भी तुम पेशेंट्स को लेके जाके हॉस्पिटल में एंट्री एग्जिट। तो उसमें मूवमेंट्स हमारे इतने फ्री हो गए थे। तो जब अमिताभ बच्चन जी से बात हुई तो बोले मैं रोज़ का खाना करने को तैयार हूँ। ये राशन के भी पैकेट्स घरों में जाते थे फुल फैमिली के लिए, प्लस रोज़ का कुक फूड भी जाता था। उसके बाद में माइग्रेंट्स के लिए चार्टर फ्लाइट्स भी बुक हुई थी, बसेस भी बुक हुई थी। तो हमारा रोल खाली ऐसा फूड एस्पेक्ट में नहीं था कि खाली राशन बांटे, खाना बांटे। इनफैक्ट माइग्रेंट्स को उनके गांव तक, घर तक कैसा पहुंचाना जो फैमिली से दूर हो गए। पेशेंट्स में जो डर था कि भाई हम हॉस्पिटल कैसा पहुंचेंगे, उनको वहाँ पहुंचाना। हमारी 6 डॉक्टर्स की टीम थी जो काउंसलिंग में भी थी। ऑल राउंड एक्टिविटीज़ में हमारी टीम इन्वॉल्व थी। गवर्नमेंट के साथ में लाइजॉनिंग करना। तो वी एक स्पेसिफिक रोल पे नहीं थे। जब हमारे 300 वॉलंटियर्स जमा हो गए और ये 2-3 ग्रुप साथ में जमा हुए, तो पूरी बॉम्बे को कवर करने के लिए हर एक्टिविटीज़ के हर फील्ड में हमने एंटर किया था कोविड में। कि आप एक समाजी शोबे में जो है एक लंबे अरसे से सरगर्म हैं, तो अब तक की आपकी क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, आपकी अहम हुसूलियाबियाँ क्या रही हैं? देखिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और एज एन इंडिविजुअल, हम लोग को एक स्पेसिफिक जैसा एक रिलीजन प्लेटफॉर्म पे तो है ही, बट वो रिलीजन प्लेटफॉर्म को वाइडर करने के लिए हम एक एजुकेशन बेस भी, हमारी एक रेबर स्कूल करके है जिसमें 3000 बच्चे पढ़ रहे, ISO सर्टिफाइड है, CBSE है, नाइट स्कूल है। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन जो डाउन स्टूडेंट है उन तक कैसा पहुँचे, तो उनके लिए नाइट स्कूल भी हमने चालू किया है, एक प्राइमरी स्कूल भी चालू किया है और एक CBSE स्कूल जो है जो पूरा इस्लामिक वे में
वो भी एक कुल्ला में चालू है। तो एजुकेशन पे भी हमारा ध्यान है। हमारी एक मेडिकल फील्ड है, मेडिकल टीम जो है पूरा कैसा लोगों को काउंसिल करना, डे टू डे हॉस्पिटल से कैसा उनका टाई अप करके देना। सो नॉट ओनली हमारा एक रिलीजन प्लेटफॉर्म है, बल्कि एजुकेशन, मेडिकल, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और पॉलिटिकल एजेंडा में भी जो चीज़ आती है तो उसमें किधर कम्युनिटी को, सोसाइटी को फ़ायदा हो सकता है, तो उसमें भी हमारा लोग ध्यान देते हैं। कौमी एकता और भाईचारे का जो टॉपिक है, या इस पर आप जो है इसको प्रायोरिटी देते हैं, आपकी तरजीहात में ये शामिल हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि हमको मजमूई तौर पर कलेक्टिवली जो है हमको ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिसकी ज़रूरत फ़िलवक्त बहुत ज़्यादा है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज हमारे को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये चीज़ जो है हमारे लिए अच्छी है। अवेयरनेस का कैंपेन बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, लोगों को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर ट्रस्ट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने तरफ से कुछ ना कुछ तो कर देता है, बट काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि एक अच्छा काउंसलिंग सेंटर जिस पे हम लोग भी गौर कर रहे हैं। काउंसलिंग आप और हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह की आप बात कर रहे हैं? जैसा कि अभी कुछ लोग हैं जो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आज एजुकेशन, आज खाली रोटी कपड़ा मकान नीड नहीं है, बल्कि रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन, मैं तो इसको भी एक इम्पोर्टेंस दूंगा। तो वो काउंसलिंग में उनका एजुकेशन की अहमियत, उसके बाद में जो जैसा भी ये कोविड के टाइम पे लोगों को हमारे को कैसा पे बैक करने का है, तो लोगों को कैसा इनक्रेज करने का है कि भाई हम, हमारे को जब सोसाइटी ने इतना दे दिया है अभी तक, तो हम सोसाइटी को कैसा पे बैक करें। तो एक टीम तैयार होगी काउंसलिंग की। सर, ये मैं बात कर रहा हूँ कि कौमी एकजहती की, नेशनल इंटीग्रिटी, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की जो गलतफहमियाँ हैं, समाज को और बेहतर बनाने के लिए आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये भी बताएं कि और लोगों को क्या करना चाहिए कि जिससे भाईचारा बढ़े। हर रिलीजन का एक प्लेटफॉर्म होता है जो है ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म हर रिलीजन का बेस है और एक पिलर है और एक स्ट्रेंथ है। लास्ट ईयर हमने कम से कम 300 ऑर्गेनाइजेशन से बात की, जिसमें जैन भी है, सिख लोग भी है, कैथलिक चर्च भी है, उनसे एक मीटिंग लिया और एक MOU साइन कर रहे हैं हम लोग कि वी ऑल टुगेदर विल वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी एंड पीस ऑफ द एंटायर नेशन। तो उसमें एक मैसेज बहुत लाउड जाएगा, उसके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है कि बिकॉज पोलराइजेशन सबसे डेंजरस चीज़ है आज सबके लिए, यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए इसके ऊपर भी हमारा काम चालू है। समाज की बेहतरी और पिछड़े तबके की भलाई के लिए ऐसे कौन से काम करने की ज़रूरत है इस वक्त? एक रियलाइजेशन आना चाहिए अपने में कि हमको अभी सोसाइटी को पे बैक करना है। वो एक रियलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर वो कोई भी फील्ड में हो, एजुकेशन फील्ड में हो, काउंसलिंग फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, स्पेशली आज जो है एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और आप समाज की भलाई के लिए काम भी करना चाहते हैं, चूँकि नौजवान किसी भी कौम का, किसी भी कम्युनिटी का बहुत बड़ा असासा, दौलत होते हैं, तो मैं नौजवानों के ताल्लुक़ से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जो नौजवान सिफ़र से शुरुआत करते हैं कारोबार के लिए या किसी और शोबे में, तो क्या वो उस शोबे में कदम जमा सकते हैं? 100% कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई है लेजेंड्स ग्रुप करके, वो एक स्टार्टअप प्रोग्राम ले रही है कि अभी जैसा आपने एक फॉरेन सीरियल है जिसका नाम है शार्क टैंक, तो वैसा ही एक बॉम्बे में स्टार्ट हो रही है वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और एक लेजेंड्स ग्रुप के थ्रू। तो जितने भी जो नवे कम्युनिटी के लोग जो आते हैं और उनको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, वो 4-5 की टीम बैठती है जिसमें इन्वेस्टर्स बेस बैठता है, उसमें इक्विटी देते हैं और उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो एक स्टार्टअप से हो सकता है, और कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, खाली करेज चाहिए और एक ताकत चाहिए कि ऑक्यूपेशन हज़ार्ड्स तो आते रहेंगे, बट हमारे को आगे कैसा बढ़ना है। यानी ये प्लेटफॉर्म जो है वो नौजवानों की काउंसलिंग भी करेगा और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा। बहुत अच्छी बात है। चूँकि कोविड का दौर चल रहा है और इससे कई माशी मसाइल, हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं, इश्यूज़ हैं, तो बिज़नेस करने वाले लोग भी परेशान हैं। ऐसे हालात में जब ये वबा चली जाएगी, और हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये वबा हमारे दरमियान से चली जाए और हालात बेहतर हों, तो आप नौजवानों को किन बिज़नेस में आप या किन मैदानों में, किन शोबों में आप जाने की तरगीब देंगे या आप मशवरा देंगे? आदमी का एप्टीट्यूड क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसके ऊपर उनकी काउंसलिंग होगी कि उनको फोर्स करके नहीं बोल सकते भाई ये तुम ये काम करो। तो जब तक कि उनका एप्टीट्यूड, जैसे वो काउंसलिंग के टाइम पे मालूम पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते,
कौन से प्रोजेक्ट लाते हैं, उसके बाद में उनको इनकरेज करना चाहिए। इसी से रिलेट में एक और सवाल मेरा ये है कि मुस्लिम माशरे में ऐसी कई ख़वातीन हैं जो छोटे पैमाने पर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती हैं और मार्केट में इनकी वैल्यू भी है और इनकी डिमांड भी है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है इनमें से बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनके प्रोडक्ट को मार्केट में जो मकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। चूँकि आप बिज़नेस से हैं तो आप ये बताइए कि उन्हें ज़्यादा स्कोप मिले या उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे मिल सकता है? इसके ऊपर भी हमारी टीम एक लेजेंड्स ग्रुप ने सोचा था। आजकल मैक्सिमम लेडीज हर तीसरे घर में वो खाने पकाने का और उनका चालू हो गया था कि भाई कैसे भी इनकम आवे कोविड में। तो उसके ऊपर एक ऐप जो है वो बनना है, जिसके ऊपर अगर वो रजिस्टर करे तो उसके थ्रू हम काफ़ी लोगों को रीच कर सकते हैं और उनके तरफ भी एक ज़रिया इनकम का पहुंच सकता है। बट आज हर चीज़ जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म पे चली गई है, तो लोगों का माइंडसेट जो है टाइम के हिसाब से थोड़ा चेंज करना चाहिए। वो एक पुरानी सोच को से थोड़ा हट के अपना कल्चर पकड़ के पुरानी सोच से हट के न्यू सिस्टम में कैसे अपने आप को इंक्लूड करे और वो हिसाब से अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें ग्रोथ होगी। तो सर ये तो आपने एक प्लेटफॉर्म का नाम बताया, और भी जो हमारी अंजुमनें हैं और भी ऐसे इदारे हैं जो कारोबारी या बिज़नेस के लिहाज से भी काम कर रहे हैं, तो एक जानिब तो आपने वहाँ संभाला हुआ है, लेकिन क्या आप उनको कुछ ऐसा मैसेज देंगे कि वो भी इस काम में आपके साथ दें या वो अलग तरीके से काम करें, लेकिन वो एक ही काम होगा कि ख़वातीन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके? सबसे इम्पोर्टेंट है कि करेज होना चाहिए काम करने का, वो एक एप्टीट्यूड होना चाहिए। करेज इसके लिए होना चाहिए कि वो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स हर चीज़ में आते हैं, उनको हर्डल्स को क्क्रॉस करे, तो वो एक करेज रखे हुए लेडीज़ और जेंट्स में इक्वलिटी में समझता हूँ उनको। कल्चर बेस है, कुछ जगह पे लेडीज़ कुछ जगहों पे मेन से भी आगे बढ़कर है, तो वो हिसाब से मैं समझता हूँ कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है उनके लिए भी। अगर वो आज के तारीख के आज के प्रोफेशनलिज्म पकड़ के करे तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगती मुझे। पिछले 1.5 साल से तकरीबन जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि कोविड की वबा जो है वो अभी भी बरकरार है और उसका डर हमारे दरमियान में, इस वजह से स्कूलें बंद हैं और कॉलेजेस भी बंद हैं। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि इससे एक नया मसला भी पैदा होगा कि ड्रॉप आउट। जाहिर सी बात है कि स्कूलें बंद हैं, गुर्बत बढ़ने से या एक फाइनेंशियली मसलों की वजह से वालिदैन बच्चों को स्कूल से हटा देंगे या ख़ुद बच्चे ही नहीं जाएंगे, तो ऐसे मसाइल जो हैं हमारे सामने वो सर उठाए खड़े हैं, तो उन्हें कैसे हल किया जाए, या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा टाइम आता है वो टाइम के हिसाब से तो हमारे को चलना चाहिए। आज आपने मार्क किया होगा कि बिना स्कूल के भी आप गूगल को दबाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको मिल जाती है। खाली एक का ही आंसर नहीं है, हु एम आई। तो अगर आदमी समझ लेवे कि मैं क्या चीज़ हूँ तो उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो अभी ये टाइम की बात है, जब तक ये टाइम है और वी हैव टू लिव विद द टाइम। वक्त के साथ बड़ी अच्छी बात की आपने। कोविड के दौर में स्कूलों और कॉलेजेस का ये मसला तो हुआ ही है। वर्क फ्रॉम होम, अब आप जिस बिज़नेस से हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया और आपको क्या लगता है क्या वर्क फ्रॉम होम जो है वो आगे बढ़ेगा? ये कॉन्सेप्ट जो है क्या ये कोविड के दौर के लिए ही था या आगे भी इस पर अमल होना चाहिए? इसमें थोड़ा आगे जाके ये हाइब्रिड सिस्टम हो जाएगा। वर्क फ्रॉम होम भी रहेगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो होगी वो फिज़िकली होगी। और ये इनफैक्ट एक अगर पॉजिटिवली देखने जाए तो आपका टाइम भी सेव होता है। आई थिंक हाइब्रिड सिस्टम में और बेटरमेंट आ सकती है। तो अभी जैसा मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स में कुछ लोग फिजिकली अगर प्रेजेंट नहीं हो सकते तो जूम मीटिंग में भी उनको इंक्लूड किया जाता है और डिसीजंस लिया जाता है। कुछ जगह पे जैसा अभी फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो उनके लिए वो कैसा क्लाउड किचन तैयार करेंगे, तो सबका एक ऑल्टरनेटिव तो आ ही जाता है। सबसे ऐसा बैडली इफेक्टेड लगता था कि भाई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या थिएटर इंडस्ट्री होगी, बट घर में भी पिक्चर्स पहुंच जाती है, फूड भी घर में पहुंच जाता है, तो उसका ऑल्टरनेटिव हर चीज़ का तैयार हो जाता है। इट्स मैटर ऑफ टाइम। प्रोफेशनल्स ने इस दौर को किसी तरीके से निकाला है, कंपनियों ने इस दौर को किसी तरीके से निकाला है। ऐसे वक्त में अगर ऐसे हालात आते हैं तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे प्रोफेशनल्स को सीखने पर ध्यान देना होगा? देखिए, आईटी रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट है। वी हैव टू लिव विद द टेक्नोलॉजी, और जैसा टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट होती है अपना को आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी को अगर हम छोड़ के जाएंगे तो हमारी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सर, आप समाजी तौर पर काफ़ी सरगर्म हैं, खिदमत के मामले में आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो ऐसा कोई वाक़या बताइए जिसने आपको इस तरफ जो है ज़्यादा ताकत दी कि नहीं ये करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है? देखिए, मेरे बड़े वालिद जो थे वो लगभग 60-70 साल से एक सोशल लाइफ में थे, और जब उनकी तबीयत नाजाज हुई
तो उनके दिल में यही था कि भले मैंने कुछ अचीव किया नहीं किया हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ मैंने किया हूँ जैसे हज हाउस मैंने बनाया हूँ, वो आज मेरे को इतना रिलैक्स फील कर रहा है, मेरे को एक सुकून मिल रहा है कि मैं यहाँ से अभी जाऊँगा भी तो मेरा एक अपना कमिटमेंट पूरा किया हूँ। तो उसको लेते हुए एक सोशल लाइफ में जो मैंने एंट्री किया कि नहीं, हमारे को ऑलवेज़ कुछ ऐसी चीज़ करना चाहिए हमारे कौम के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। और जहाँ तक कि एजुकेशन में जो हम लोग ने ये फील्ड किए, मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद भी एमए इकोनॉमिक्स से, मेरी मदर जो है शादी के बाद में बीए करी, उसके बाद में एलएलबी करी और आज एमए करी, फिर उसके बाद में आज वो खुद एट द एज ऑफ 75 पीएचडी परस्यू कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारी फैमिली में एजुकेटेड लोग हैं तो उनकी मदद से ये स्कूल और ये सब चीज़ ईजी हो जाती है। रिलीजियस प्लेट बेस के ऊपर काफ़ी मोटिवेशन हमारे को मिलता है, एक इमोशन ग्राउंड्स के ऊपर, उसमें भी हमारी ताकत बढ़ती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बुजुर्गान दीन के कितने मिरेकल्स डे बाय डे जो लोग सामने, जैसा आपने देखा होगा कि 10-15 साल पहले पानी मीठा हो गया था, मेरे को फ़ोन आ रहे थे होम मिनिस्ट्री से कि बेड्स हमारे को तैयार करने पड़ेंगे, सोहेल भाई आप जो है इसको रोक दो, लोगों को वहाँ जाने मत दो। बट मेरा आंसर यही था कि भाई ये रिलीजियस प्लेस जो है, फेथ की जगह है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, और ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ जो है ना, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है इमोशनली, एंड देन यू फील लाइक डूइंग समथिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे फैमिली ये कंटिन्यू रखे हुए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जाहिर सी बात है कि 200 साल पहले मैंने पढ़ा है कि आपकी फैमिली, खंडवानी फैमिली ने जो है वो स्टीम इंजन जहाज़ जो है वो हाजियों के लिए वो चलाया, और उसके बाद बस सर्विस भी मकामात 1932 का टाइम था जी। लोगों का टाइम ऐसा था कि स्टोरी बनती थी फ्रॉम रैग टू रिचेस, हमारी बनी फ्रॉम रिचेस टू रैग्स, देन वी केम बैक अगेन, जो मेरे फादर लोग ने मेहनत किया था, एंड आई जस्ट जॉइन इन। मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कुरान से सिल्वर प्लेटर में मिला, खाली मेरे को उसको कंसोलिडेट करना था, उसको ग्रोथ करना था। ये लेगेसी माशाल्लाह से ये चल रही है, और हम दुआ भी करेंगे कि ये इसी तरीके से सिलसिला चलता रहे, और आप इंसानियत के लिए और कौम के लिए आप बहुत कुछ करते रहें। इस बातचीत के दरमियान हमारे साथ नाजरीन भी हैं यहाँ स्टूडियो में मौजूद, अगर कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी इजाज़त है? आपकी फैमिली का जो शाह मखदूम साहब, शाह बाबा माहिमी की दरगाह से जो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये रिलेशन नहीं, एक अकीदा है, और मखदूम शाह बाबा की दरगाह जो है वो 600 साल पुरानी है, 608 साल उसको हो गए, और हमारी फैमिली जो है वो माहिम में ओवर 200 ईयर्स ओल्ड है। जब भी हमारे को वहाँ से जाना हो तो वहाँ से रिस्पेक्ट देते हुए हम लोग जाते। तो 2001 में जब मौका मिला उसकी उम्र खिदमत करने का, तो उसमें हमने अल्लाह के करोड़ों एहसान है कि वहाँ खिदमत का मौका मिल गया। तो अकीदे का एक रिलेशन है। आपने अपनी माँ के बारे में बताया, अपने वालदा के बारे में जी, कि 75 साल की उम्र हो चुकी है और पीएचडी कर रही है, तो तालीम के सिलसिले में इतना आगे बढ़ने का ये कैसे हुआ? जब हमारी पूरी फैमिली जो है वो एजुकेशन का शौक़ रखती है, और मेरी डॉटर भी है जो आज बॉम्बे स्कॉटिश में एक टीचर भी है वो, यानी उसका एक शौक़ है कि मैं जब तक ये सेटल नहीं हूँ मैं टीचर करूँ। दूसरी एक डॉटर जो है वो अभी मार्केटिंग कोर्स करके आई है और काउंसलिंग का कोर्स, नाउ शी वांट्स टू काउंसिल अदर्स। सो एक ये फैमिली कल्ट या डीएनए में जो चल रहा है, एक ये अच्छा है कि ऑलवेज वी वांट टू डू समथिंग फॉर एवरीबॉडी। Any message to the current generation? आज का जनरेशन इज द जनरेशन ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैं एक करूँगा तो मुझे इमीडिएटली देर चाहिए होगा, तभी मैं एक करूँगा, या फिर मैं क्यों करूँ? तो ऐसे माइंडसेट वाला जो जनरेशन है आज का, द यूथ हु आर येट टू स्टार्ट वर्किंग, तो यू स्पोक अबाउट परसिवियरेंस, प्रोफेशनलिज्म, फोकस. What is the message you want to give? See, there was one book which has inspired me a lot is by Stephen Covey, 7 Habits. Now 7 Habits को आप देखेंगे तो उसमें परसुएशन के बारे में भी है, परसिवरेंस के बारे में भी है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी है। नथिंग कम्स ओवरनाइट, हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक हैज़ार्ड्स आएंगे ही आपको, और आपका करेज आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको फोकस होना है, और टाइम के साथ में आपको चलना है। और शॉर्ट टर्म गेन अगर देखने जाएंगे तो विच विल बी डिफ़िकल्ट, विच इज़ नॉट सो ईजी। वी आर नॉट गैम्बलिंग विथ लाइफ, वी हैव टू प्ले एज पर रूल। किधर कभी कुछ लॉन्ग टर्म अचीव करने के लिए 2 स्टेप पीछे भी जाना पड़े तो वी शुड टेक इट, दैट इज़ नॉट अ लॉस। इन फैक्ट वी शुड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द फाइनल बैटल एंड फाइनल वॉर,
every battle cannot give you an acclamation that you have won a war. So you have to have a focus in life and be with the time. बड़ी अच्छी बातें कही आपने। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, जो बातें आपके जहन में हों, अगर आप कुछ हमारे नाजरीन के लिए कुछ कहना चाहें तो। अब मैं अपने लास्ट 20-25 ईयर्स का करियर में जो मैं खाली ये बताऊंगा कि हर्डल्स तो आपको आते रहेंगे, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, सोशल लाइफ में रहते हैं, बट अगर हमारा फोकस है कोई चीज़ के ऊपर तो फोकस को हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक फोकस हमारे को नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हारा करेज नहीं छोड़ना चाहिए। यू हैव टू लिव विद टाइम, यू हैव टू लिव विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसके साथ में अगर हम चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह उसमें ग्रोथ ही है। ये थे जनाब सोहेल खंडवाड़ी साहब, जिनसे हमने कई सारी बातें की। इन्होंने अपने तासुरात, अपने ख़यालात आपके सामने बयान किए। ऐसी ही कई शख्सियात के साथ दीवान ख़ास का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तब तक के लिए अज़हर मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।